आज हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करते हैं। ठीक है, सेमेस्टर 1 का सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है। इतने में से ही आपकी सेमेस्टर 1 की एग्जाम में होगा। ठीक है, चैप्टर 1 का रिवीजन करते हैं। तो चैप्टर 1 में जो जो भी टॉपिक पढ़े थे उसे हम आज थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो उनमें मेन पॉइंट होंगे वो मैं आपको आज समझा दूंगी। ठीक है, तो चैप्टर 1 का रिवीजन भी हो जाएगा। फिर हम जूम के लेक्चर में भी सारा डाउट सॉल्विंग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमें आजू बाजू में जो भी चीज दिखती है सारी चीजें किससे बनी है? मैटर से बनी है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स तो सेल से बनी है, ये हमने चैप्टर 5 में देखा था। ठीक है, तो हमारे आसपास जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है सारी किससे बनी है? मैटर से बनी है। ठीक है, तो मैटर क्या है पहले तो? ठीक है, हमारे आसपास की जो भी नॉन लिविंग थिंग होगी उन सबको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से। मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। These particles are very small in size that we cannot see it by naked eyes. ठीक है, हम हमारी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? कितने छोटे होते हैं? वो इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी नेकेड आई से उसे देख नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि पोटेशियम परमैंगनेट की जो वायलेट कलर का होता है, ठीक है, उसे आप पानी में क्या करोगे? डिसॉल्व करो। फिर उसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन ले लो, उसमें अगेन 90 ml वाटर डाल। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन बना उसका कलर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, बट फिर भी पोटेशियम परमैंगनेट तो उसमें रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो वायलेट कलर आपको दिखेगा ही। ठीक है, फिर से क्या करना है आपको? जो दूसरा सॉल्यूशन बना था उसमें से 10 ml ले लो और 90 ml और ऐड करो, तो फिर कलर क्या होता जाएगा? थोड़ा लाइट होता जाएगा, पर डिसअपियर नहीं होगा। कलर थोड़ा लाइट होता जाएगा बट डिसअपियर नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली रहते हैं और इतने छोटे हैं कि वो अपनी पूरे सॉल्यूशन में अपनी जगह आसानी से बना लेते हैं। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने आपको इसमें समझाया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है? जगह होती है। ठीक है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं बट एक अट्रैक्शन फोर्स है, ऐसे टच होके नहीं जुड़े होते। ठीक है, तो ये दो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हैं बट बीच में क्या होगी? स्पेस होगी। ठीक है, वो दोनों अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे बंधे हुए नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में क्या होगी? जगह होगी। ठीक है, तो सारे पार्टिकल, सारे चाहे फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म, ठीक है, मैटर का कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, सारे पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी? थोड़ी थोड़ी जगह होगी। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स क्या होंगे? अपने ही अंदर क्या कर रहे होंगे? मूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, सब्सटेंस से बाहर नहीं निकलते। जैसे कि ये चॉपस्टिक है तो अंदर इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते होंगे बट एक चॉक से मूवमेंट करके बाहर नहीं निकल जाते। ठीक है, अंदर ही अंदर क्या कर रहे होंगे? वो मूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर एक दूसरे की जगह लेते हैं, वो कंटिन्यूअसली अपनी प्लेस क्या करते हैं? अंदर ही अंदर चेंज करते होते हैं। ठीक है, फिर वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सारे स्टेप में ये होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके पार्टिकल्स, सपोज कि ये चॉपस्टिक है, मैंने अभी बोला कि इसके पार्टिकल्स है वो अंदर कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते होंगे, तो मूवमेंट करते हुए वो बाहर क्यों नहीं निकल जाते? क्यों? क्योंकि इन सबके बीच में क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। वो अट्रैक्शन फोर्स सबको जोड़े रखता है और बाहर निकलने नहीं देता। ठीक है, तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस, कोई भी मैटर हो, सबके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सबके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। हाँ, मैटर चेंज होती है, वैसे ये अट्रैक्शन फोर्स में डिफरेंस होता है। किसी में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है। ठीक है, ये हो सकता है बट कंप्लीटली नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स तो है। सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैसियस में तो सबसे कम होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम
कम होगा, बट होगा तो सही, ठीक है, ज्यादा या कम, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो सही, ठीक है, किसी में ज्यादा किसी में कम, क्लियर, ठीक है ना। ये हो गई 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की ये 3 प्रॉपर्टीज है। नाउ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, कितने स्टेट में हमें मैटर मिलती है? 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितने स्टेट में मिलती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब पहले सॉलिड स्टेट के बारे में देखें तो सॉलिड स्टेट के जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर रिजिड, ठीक है, कई बार वो स्पंज की तरह क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, ज्यादा होता है और स्पेस कम होती है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है वो कम होती है और अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसके पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, ज्यादातर पार्टिकल्स मूवमेंट करके दूसरी जगह पे नहीं जाते, बट अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। सॉलिड में ज्यादातर मूवमेंट क्या होती है, पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे ऐसे क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे, जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना ज्यादा पसंद नहीं करते सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है, अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, बीच में स्पेस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब इसमें एक स्पॉन्ज का एग्जाम्पल दिया है, स्पंज, कि हम दबाते हैं तो वो तो छोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकल जाती है और उसकी स्पेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है शुगर और सोल्ट का एग्जाम्पल। शुगर और सोल्ट है, उसे हम जैसे भी यूटेंसिल में भरे, जार में भरे तो उसका शेप ले लेते हैं, तो वो सॉलिड कैसे हुए, ठीक है। बट उसके जो सिंगल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपना शेप कभी भी चेंज नहीं करते, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर हम जब तक चेंज ना करें तब तक उसके जो सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, वो अपना शेप चेंज नहीं करते। हाँ, उसकी पूरी क्वांटिटी होती है वो चेंज करती है, बट उसके जो सिंगल पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, ठीक है। फिर ये हो गया सॉलिड स्टेट। ना लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में देखें तो सॉलिड की कंपैरिजन में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और सॉलिड की कंपैरिजन में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होगी, ज्यादा होगी। कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एंड कंपेयर टू सॉलिड, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और उसके पार्टिकल्स अपनी प्लेस छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, ठीक है। तो ये हुआ लिक्विड स्टेट। नाउ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में देखें तो लिक्विड की कंपैरिजन में उनके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड की कंपैरिजन में गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और अट्रैक्शन फोर्स कंपेयर टू लिक्विड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड की कंपैरिजन में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और उनके बीच में जो स्पेस होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और उसकी पार्टिकल्स को जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं। इसीलिए तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मम्मी किचन में खाना पकाती है तो उसकी स्मेल हमें हॉल में या तो रूम में बैठे बैठे आती है, क्यों, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं कोई भी जगह, ठीक है। इसीलिए वो किचन में से पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाते हैं, हम जहाँ बैठे हैं वहां पे, इसीलिए हमें उसकी स्मेल आती है। परफ्यूम या तो डीओ करो, ठीक है, रूम के एक कॉर्नर में खड़े हो के आप परफ्यूम या तो डीओ करो तो उसकी स्मेल एकदम फटाफट पूरे रूम में फैल जाती है, क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स है वो जल्दी से मूवमेंट करके पूरे रूम में फैल जाएंगे। वैसे ही आप अगर इंसेंस ठीक करो, अगरबत्ती, ठीक है, तो उसकी स्मेल भी फटाफट सारे रूम में फैल जाती है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव वेरी फास्ट, ठीक है। फिर अगर हम लिक्विड है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दे, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा दे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट, ठीक है। और गैस के पार्टिकल्स को अगर हम प्रेशराइज कर दे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि एलपीजी, हम फूड कुक करने के लिए जो गैस का यूज करते हैं ना, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वो कैसा होता है, लिक्विफाइड, मतलब कि प्रेशराइज करके उसे क्या किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। और जो हमारे घर पे रेड कलर के सिलेंडर आते हैं वो सिलेंडर में उसे भरा जाता है, ठीक है।
तो ऐसे हम गैसियस स्टेट का प्रेशर बढ़ा के हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड, उसे भी कंप्रेस करके प्रेशराइज करके लिक्विड स्टेट में भरा जाता है। ठीक है, नाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकती है। यस, सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में से गैस में, गैस में से फिर से लिक्विड में, लिक्विड में से फिर से सॉलिड में, सॉलिड में से डायरेक्टली गैस में, गैस में से डायरेक्टली सॉलिड में, ये चेंज पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि सॉलिड, लिक्विड या तो गैसियस फॉर्म हो तो उसमें टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। सॉलिड का टेम्परेचर हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वो क्या बनता जाएगा? लिक्विड बनता जाएगा। ठीक है, एक टेम्परेचर आपको ऐसा मिलेगा कि जब सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि द टेम्परेचर एट विच solid converts to liquid at atmospheric pressure। ठीक है, नॉर्मल अभी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रेशर पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब तक मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं आता तब तक उसे जो हीट मिलती है वो सॉलिड में क्या होती है? वो क्या होती है? सॉलिड में भरी जाती है। सॉलिड में वो क्या होती है? कलेक्ट होती है। ठीक है, और वो कलेक्टेड हुई हीट को हम क्या बोलते हैं? हाँ, वो कलेक्शन होता जाता है। और फिर जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है तब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सॉलिड क्या करता है? लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास जितना सॉलिड है उतना सॉलिड जब तक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तब तक वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो हमने हीट तो कंटिन्यू सप्लाई की पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो वो हीट गई कहाँ पे? उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसे हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड सॉलिड में से लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में से लिक्विड में जब तक पूरा सॉलिड पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक वो मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और तब तक टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, तो हीट गई कहाँ पे? वो हीट क्या होती है? लिक्विड में स्टोर होती है। जो लिक्विड नया बन रहा है ना उस लिक्विड में वो क्या होती है? स्टोर होती है। तो वो स्टोर हुई जो हीट है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? ठीक है ना, ये हो गया सॉलिड टू लिक्विड। नाउ लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होता है? लिक्विड का टेम्परेचर आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे एट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम उसका क्या बोलेंगे? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। और ठीक है, और जब तक पूरा लिक्विड पूरा गैस में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो तब तक वो कांस्टेंट रहता है तो हमने तो हीट अप्लाई की तो वो हीट गई कहाँ? ठीक है, वो हीट है वो गैस में स्टोर होती है जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? ठीक है, तो ये सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस है। ठीक है, अब कोई सब्सटेंस है कि जो सॉलिड में से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, बीच में लिक्विड फॉर्म आता ही नहीं। सॉलिड में से हीट करो तो सॉलिड में से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कि कैम्फोर। ठीक है, फिर एमोनियम क्लोराइड, ये सब्सटेंसेस है जो सॉलिड में से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होंगे। तो सॉलिड में से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने वाली जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसे? कंडेंसेशन। और कहीं वही सब्सटेंसेस को जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करो तो वो गैस में से डायरेक्टली सॉलिड में आ जाएंगे, लिक्विड बीच में आता ही नहीं, तो उसे भी सामने हम कंडेंसेशन ही बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर अगर हम चेंज करें तो उसमें स्टेट में क्या चेंज होता है? ठीक है, प्रेशर हम चेंज करें तो उसकी स्टेट पे क्या इफेक्ट होती है? ठीक है, सॉलिड स्टेट का अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ, सॉलिड स्टेट का आप प्रेशर डिक्रीज करते जाओ तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। सॉलिड स्टेट का अगर हम प्रेशर
डिक्रीज करते जाए, सॉलिड स्टेट का प्रेशर आप जैसे ही डिक्रीज करते जाओगे वैसे सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, ठीक है। और लिक्विड का प्रेशर कम करते जाओगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। सामने उल्टा है, गैस का प्रेशर बढ़ाओ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड का प्रेशर बढ़ाओ तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर, ठीक है। सॉलिड का प्रेशर डिक्रीज होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड का प्रेशर डिक्रीज होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। गैस का प्रेशर इंक्रीज करो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, देखो हमने मॉनसून की सीजन अभी गई है, ठीक है। तो हमने देखा होगा कि थोड़ी बहुत बारिश होती है तो रोड पे थोड़े खड्डे होते हैं, उसमें पानी भर जाता है, उसे हम बोलते हैं पडल्स। पानी के क्या बोलते हैं, हम उसे पडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो 2-3 दिन तक अगर फिर से बारिश ना हो तो वो पडल्स अपने आप सूख जाते हैं। हमने तो वहां पे कोई हीट अप्लाई नहीं की तो वो पानी वेपोराइज हुआ कैसे, ठीक है, सनलाइट की वजह से। बट सनलाइट तो इतनी बड़ी इतनी सारी तेज नहीं होती कि वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो सनलाइट है वो इतनी तो तेज नहीं होती कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे सके। तो फिर वो पानी वेपराइज क्यों हुआ, ठीक है। पानी का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। और सनलाइट तो इतनी ज्यादा तेज नहीं होती कि वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे पाए, ठीक है। तो वो टेम्परेचर नहीं पहुंचा, फिर भी पटल का पानी वेपोराइज हो गया, तो हुआ क्यों, ठीक है। दैट मीन्स की बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हो फिर भी वाटर है वो वेपोराइज होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं उसे, इवेपोरेशन, ठीक है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर भी जब लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, जनरली फॉर वाटर, ठीक है। तो वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हो फिर भी थोड़ा बहुत वेपोराइज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इस इवेपोरेशन की वजह से वाटर है वो 2-3 दिनों में थोड़ा थोड़ा होके वेपोराइज हो गया, ठीक है, और वो वेपर में कन्वर्ट होके हवा में, एयर में मिक्स हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। अब इवेपोरेशन पे अफेक्ट करते हैं वो चीज क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी जो यूनिट टेस्ट थी गवर्नमेंट वाले पेपर उसमें भी पूछा था, ठीक है। उसमें भी है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो 4 मार्क के क्वेश्चन में आप लोग ने क्या लिखा था, अब जिसने लिखा होगा क्या क्या लिखा है वो सबको पता है, ठीक है। 4 मार्क का वो क्वेश्चन था, ठीक है, कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो कहीं ने तो सिर्फ नाम लिख दिया है 4 फैक्टर के, और कहीं ने नाम लिखे हैं तो सिर्फ 1-2 सेंटेंस में समझाए हैं। हाँ, तो 4 मार्क कोई आपको देगा, ठीक है। तो इतना कम नहीं, समझ लो जितने मार्क होंगे उतना क्वेश्चन का आंसर आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा। ऐसे ही कोई आपको 3 या 4 मार्क नहीं दे देगा, ठीक है। 3 या 4 मार्क में अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो उसका आंसर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लॉन्ग लिखना पड़ेगा। 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर कई बार तो पूरा पेज भर जाए फिर भी दूसरे पेज में लिखना पड़ता है, तो 1-1.5 पेज का या तो 2 पेज का आंसर होता है 4 मार्क में, ठीक है। 1 पेज पूरा भी कई बार होता है, कई बार 1.5 पेज होता है, कई बार 2 पेज भी होता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 मार्क के क्वेश्चन में आप सिर्फ फैक्टर्स के नाम लिख के आ जाओ या तो फैक्टर्स के नाम लिख के सिर्फ एक सेंटेंस में समझा दो तो मैं कभी भी आपको 4 मार्क्स नहीं दूंगी। उसके अगर सिर्फ नाम लिखे हैं तो 1 मार्क ही दूंगी, और अगर नाम लिख के एक सेंटेंस में समझाया है तो 2 मार्क ही दूंगी। अगर पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो मैं पूरे 4 मार्क कभी भी नहीं दूंगी, ये समझ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा है वो तो समझो। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जितना आंसर लिखते हो उतना ही आंसर 4 मार्क वालों में लिख के आओगे तो मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क के क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है, डिटेल में आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्या है, सबसे पहला फैक्टर है कि एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी सब्सटेंस जिसमें वाटर है, ठीक है, उसका आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि आप उसे सरफेस एरिया बढ़ा दो, उसे खुला कर दोगे तो वो एयर की कांटेक्ट में ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा वो एयर की कांटेक्ट में आएगा उतना इवेपोरेशन जल्दी होगा। मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था कपड़े सुखाने का। मम्मी या बहन घर पे जब कपड़े सुखाती है तो वो ऐसे ही जो ऐसे हमने मशीन में, वॉशिंग मशीन में से जैसा निकला होता है या तो हाथ से जो धोते हैं तो जितना हमने निचोड़ा होता है वैसे ही हम सुखा देते हैं, नहीं, उसे एकदम क्या करते हैं, खुला करके सुखाते हैं ना, ताकि जल्दी सूख जाए। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने खुला कर दिया, मतलब कि उसका सरफेस एरिया क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो हम जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे वैसे इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वाटर वहां से जल्दी वेपोराइज हो जाएगा और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। इसीलिए कपड़े को क्या रखते हैं, एकदम खुला करके सुखाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फैक्टर क्या है कि जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, एक इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा नॉर्मल जो डेली का टेम्परेचर होता है वो तो इतना हाई नहीं होता। ठीक है, अराउंड 32 या 35 होता है। समर की सीजन में कभी कभी 40 हो जाता है। अभी का टेम्परेचर तो आपको देखो तो 30 के अराउंड ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इतने कम टेम्परेचर भी वाटर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता है। तो ये टेम्परेचर जैसे ही जल्दी बढ़ेगा वैसे इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब मॉनसून की सीजन में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, क्योंकि क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से सनलाइट पूरी अर्थ पर नहीं पहुंच पाती और टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता। बट मॉनसून की कंपैरिजन में समर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो कपड़े भी समर में ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, और समर में जल्दी सूखते हैं, उसका आप कंपैरिजन करो तो मॉनसून के साथ भी कर सकते हो और विंटर के साथ भी कर सकते हो। विंटर में भी टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है ना, इसीलिए तो हमें ठंडी लगती है। ठीक है, तो विंटर में भी टेम्परेचर लो होता है। तो आपने देखा होगा कि विंटर की कंपैरिजन में समर की सीजन में कपड़े एकदम जल्दी से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि समर में टेम्परेचर हाई होता है, तो वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन भी क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होगी, हम उसे छूने से, ऐसे एयर को मैं करूं तो मुझे उसमें वाटर वेपर है वो पता नहीं चलता, पर फिर भी वो वहां होती है। ठीक है, तो एयर के अंदर जितनी वाटर वेपर होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना इवेपोरेशन जल्दी होगा। इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। अब ऑलरेडी एयर में ज्यादा वेपर होगी तो नई वेपर एंटर हो पाएगी नहीं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। जैसे ह्यूमिडिटी कम होती है वैसे इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होगी मतलब कि एयर में वेपर कम है, तो नई वेपर उसमें इजीली एंटर हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ठीक है, आपने देखा होगा कि मम्मी कपड़े सुखाती है, तब जरा भी अगर हवा ना चलती हो, ठीक है, तो कपड़े सूखने में देर लगती है, और एकदम जोरों जोरों से हवा चलती हो तो कपड़े कितने फटाफट सूख जाएंगे। टेम्परेचर भी ज्यादा हो और हवा भी एकदम चलती हो तो कपड़े फटाफट सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पवन आता है, हवा आती है, विंड आता है, तो वो वेपर को अपने साथ दूर ले जाता है, ताकि आसपास की जगह क्या हो जाती है, खाली, तो उसमें नई वेपर जल्दी से एंटर होगी और इवेपोरेशन जल्दी होगा। ठीक है, तो जैसे विंड स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगा, और विंड भी अपने साथ वाटर वेपर को दूर ले जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया इवेपोरेशन। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है। ठीक है, आपके हाथ में आपने क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, तो थोड़ी देर में आपको वहां पे ठंडक महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पानी है वो आपकी हथेली में से टेम्परेचर को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इसीलिए वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके वेपोराइज होकर खुद हवा में चला जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर आपके हाथ का वो कम कर देता है, इसीलिए आपको वहां पे क्या होता है, कूलिंग महसूस, ठंडक महसूस होती है। फिर वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन है वो हमारे स्वेट को जल्दी से ऑब्जॉर्ब करता है।
ठीक है। हमारी बॉडी में से वो स्वेट को ऑब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में लाएगा। तो एटमॉस्फेयर में जैसे ही हमारे स्वेट वाले कपड़े कांटेक्ट में आएंगे वो स्वेट वेपोराइज होके चला जाएगा, ताकि हमें स्वेट की बॉडी में इफेक्ट ना हो। जबकि आप सिल्क या तो टेरिलिन के नायलॉन के कपड़े पहनोगे तो वो ज्यादा स्वेट हमारी बॉडी में से अब्सॉर्ब नहीं करता, तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो हमारी बॉडी पे ही चिपका रहेगा। ठीक है, इसीलिए कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो जल्दी से स्वेट को ऑब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाके वहां से उसे वेपोराइज कर देता है। ठीक है, फिर है कि why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर ग्लास में आपने आइस भरा है या तो एकदम चिल्ड वाटर भरा है तो उसके आजू बाजू में बाहर की तरफ वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर आपने आइस या तो चिल्ड वाटर भरा है तो उसकी वजह से ग्लास का सरफेस ठंडा हो जाएगा एकदम। ठीक है, उस ठंडे के बीच में हवा में जो वाटर वेपर थी वो कांटेक्ट में आएगी। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, सपोज कि ये ग्लास है, सपोज कि ये क्या है, ग्लास है, इसका टेम्परेचर क्या है, एकदम लो है। अब यहाँ के आसपास की जो वेपर है वो लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी तो लिक्विड में कन्वर्ट होकर इसके सरफेस पे जमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखेगी, अंदर से पानी बाहर नहीं निकलता। ठीक है, एयर में जो ऑलरेडी वेपर होती है वो ठंडी होके लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ पे जमा हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन। ठीक है, तो आज यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। ठीक है।